आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेरों बधाइयां। आप सभी विद्वजनों का साहित्य का विश्व रंगमंच पर विश्व रंग, भारतीय ज्ञानपीठ, वनमाली सृजन पीठ और साझा संसार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। संतोष चौबे जी अभी हमसे जुड़ जाएंगे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा से। और मंडलोई जी का भी हार्दिक आभार, आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मार्ग दिखाता रहा है। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। आज के आयोजन में जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हमारे सभी श्रोताओं का जो जूम पर जुड़े हैं और जो फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का आयोजन का मंच संचालन शिवांगी शुक्ला जी के हाथ में है और तकनीकी संचालन आशीष कपूर जी के हाथ में। यह गांधी जयंती का अवसर है, तो दो शब्द मैं आपसे अवश्य साझा करना चाहूंगा गांधी जी के बारे में। कल एक छोटी सी बात हुई और हमने बहुत अच्छा आयोजन भी किया गांधी केंद्र में, दहेग में। तो जब मैं गांधी केंद्र के लिए ड्राइव कर रहा था अपने घर से, तो मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही थी। तो मेरी पत्नी ने बताया कि जब वो स्कूल में थी 70 के शुरुआत में, 70 के दशक, तो उन्होंने कहा कि मैं आई न्यू गांधी बिफोर आई न्यू इंडिया। तो ये बात हमें बहुत गहरे से कि गांधी जी कितने लोकप्रिय हैं बाहर संसार में और उन्होंने कितना काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए, भारतीयों के लिए और मानवता के लिए बहुत गर्व की बात है। उनके व्यक्तित्व में मैंने उनके दो रूप देखे हैं, एक वो जो अंग्रेज थे, एक वो जो महात्मा बने। तो जो महात्मा बने वो एक प्रक्रिया मेरे लिए बड़ी रुचिकर है। और जो रूपांतरण उनके जीवन में घटा, जिस उद्देश्य से उन्होंने अपनी शिक्षा पाई थी, वो बैरिस्टर बनना चाहते थे, वो वकील बनना चाहते थे। बजाय इसके कि वो किसी केस के वकील बनते, वो जनता के वकील बन गए। और उनमें जो रूपांतरण घटा, उस रूपांतरण ने देश को, देश के जीवन को और जनता के जीवन को एक की पूरी दिशा बदल दी। ऐसे महात्मा को बहुत बहुत नमन, सत सत नमन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच का संचालन सौंपता हूँ, निवेदन करता हूँ शिवांगी शुक्ला जी से। शिवांगी जी, मंच का संचालन आप आगे बढ़ाएं। शिवांगी जी। धन्यवाद रामा जी। आप सभी का साझा संसार के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। गांधी जयंती के इस उपलक्ष्य में हम आयोजन कर रहे हैं। हमारे बीच जल्द ही हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष जी चौबे जी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हाजिर होंगे। और लीलाधर जी मंडलोई, जो कि हमारे कार्यक्रमों की रीड रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी वक्तागण, श्रोतागण, रामा जी, आशीष जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए सब आगे बढ़ती हूँ और हमारे पहले वक्ता की ओर रुख करती हूँ। हमारी पहली वक्ता है अतिला जी। अतिला जी गत 21 वर्षों से श्रीलंका में हिंदी शिक्षण में कार्यरत। सन 2000 में हिंदी संस्थान श्रीलंका की स्थापना। सन 2021 में श्रीलंका में प्रथम सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना। हिंदी संस्थान श्रीलंका की स्थापक निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की शिक्षिका, राजभाषा मंत्रालय श्रीलंका की ब्राह्म प्रवक्ता। सन 2006 से भारतीय दूतावास से जुड़कर काम कर रही हैं। हिंदी शिक्षिका होने के साथ ही हिंदी अनुवाद का काम, दुभाषिया का काम भी करती हैं। दूरदर्शन पर चल रहे हिंदी धारावाहिक का सिहली में अनुवाद भी। देश विदेश से कई बार सम्मानित हो चुकी हैं। अतिला जी, आपका मंच पर बहुत स्वागत है। अतिला जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, अब पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिवांगी जी। और सर्वप्रथम मैं रमा कश्यप जी को कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया है। तो और साथ साथ इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों का मैं
हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं इस मंच से जुड़ पाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं श्रीलंका से हूँ और सिंहली हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, सिंहली है। मैंने विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखी है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ। तो ये भारत प्रवास के दौरान जो मेरे जीवन में जो अनुभव हुए हैं, तो उसके साथ मेरे जीवन के साथ जो जुड़ गए हैं, वो ऐसे कुछ पल मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो गुरु देश ने जो सिखाया, तो मेरा देश श्रीलंका है, तो गुरु देश भारत है। हमेशा गुरु देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, धर्म के साथ साथ बहुत कुछ दिया है। तो उसके साथ जब मैं विद्यार्थी के रूप में वहाँ पढ़ रही थी, तब से वहाँ से जो कुछ भी सीखा, तो जिस तरह से मेरे जीवन में वो लागू हुआ, उसके बारे में ये लेख है। गुरु देश ने जो सिखाया। बारिश का मौसम था। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद प्रकृति ने कुछ विश्राम का रूप धारण किया। सारा वातावरण ठंडक की चादर ओढ़े हुए था। हमेशा की तरह आज सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे बहुत सारी नई आशाओं और लक्ष्यों को मनने लिए मेरी आंखें खुल गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे उठाया हो और मुझे पुकार रहा हो। मेरे रग रग में ऊर्जा भर गई। बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ प्रसन्न चित्त मन से मुझे उस पल में जो आनंद मिल रहा था, जो नई स्फूर्ति मिल रही थी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस पूरे ब्रह्मांड में जो अपूर्व शक्ति छिपी हुई है, उसे अपने अंतरात्मा में समाने के लिए कहीं न कहीं मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा था। बच्चों सी अधीरता के साथ मैं बिस्तर से उठी, धरती माँ को प्रणाम किया। ये सच है कि जब सुबह उठते ही आप अपने हाथ में गुनगुनाते पानी का घड़ा पकड़ते हैं और जीवित जल पीते हैं, तो पूरे शरीर में बहुत ऊर्जा और जोश का संचार होता है। तो कुछ जीवित जल का पान करके मैं ऊर्जा में हो गई। जब जल्दी सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, तो शरीर को जो ताजगी महसूस होती है, वो अद्वितीय है। एक साफ सुथरा और सुंदर वस्त्र पहने, उस वस्त्र पर थोड़ी सी खुशबू लगाए और अपने बालों को ठीक किए। मैंने अपने आप को आईने में देखा। एक सुखद मुस्कान के साथ अपने आप को धन्यवाद ज्ञापन किया। इन सब कार्यों से निपटकर मैं अपने प्यारे ब्रह्मांड के साथ एकजुट होने के लिए तैयार थी। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला या मनोहर पल, जो भी कहें, ये पल दिन का मेरा पसंदीदा पल है। प्रतिदिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागती हूँ, ब्रह्मांड को धन्यवाद देने के लिए, ब्रह्मांड से बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पल में सदैव नई उम्मीदों के साथ दोबारा जन्म लेती हूँ। यह वास्तव में मेरे दिन का सबसे अच्छा पल है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड मुझे मेरे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मेरे सपनों को रंगाने के लिए पंख देता है, शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। जब मैंने कल रात बारिश से भीगे हुए जमीन पर पैर रखा, तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और कहीं से बहती हुई आई सुगंधित पवन ने मुझे चूमा और अपने से लगा हुआ सुगंध मेरे पास छोड़कर आगे निकल गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि पूरा ब्रह्मांड प्यार से भरा हुआ है, जैसे कि उसने मुझे गले लगा लिया हो। साथ ही साथ समय समय पर बिजली के देवता ने पूरे आकाश में मशालें जलाई। मुझे लगा जैसे आतिशबाजी के साथ मेरा स्वागत किया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत भाव विभोर हो गई थी और ब्रह्मांड ने मुझे अब तक जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैंने पूरे हृदय से धन्यवाद दिया। 10 दिशाओं में रहने वाली सभी अद्भुत शक्तियों की, सूर्य देव और चंद्र देव की पूजा की।
कुछ फूलों को उठाया जो बगीचे में ओस से नहाए हुए थे और भगवान बुद्धा की पूजा करने के लिए घर के अंदर आई। मैंने तेल, फूल, दीपक, धूप से भगवान बुद्धा की पूजा की और उसके उपरांत कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास के बाद कुछ समय के लिए कुंडलिनी चिंतन कार्य में ध्यान लगाया। उसी स्थान पर बैठे हुए ही आंखें मूंदे जब मैंने अपनी यादों की डोली पर सवार होकर उड़ान भरना चाही, तो मुझे अतीत के कुछ पलों की याद आने लगी। धीरे धीरे उन सारी यादों की बारात मेरे मनस्थल से बाहर निकलने लगी, जो हरिद्वार, ऋषिकेश की उन तमाम घाटियों से निकलकर गंगा नदी के जल से मित्रवत होती हुई बहने वाली ठंडी हवाओं से सजकर मेरे मन को सुकून प्रदान कर रही थी। जहां तक याद है, वो सन 2000 की बात है। सर्दियों को पुकारता हुआ नवंबर महीना था। उस समय मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ने वाली विद्यार्थी थी। संस्थान द्वारा हमें ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पर 3 दिन की तीर्थ यात्रा पर ले जाने का कार्यक्रम बना। मुझे आज भी याद है, हम वहां जल्दी सुबह पहुंचे। पहली नजर में ही मुझे उस स्थान से प्यार हो गया। वो शांत, मनोहर, मन आकर्षित करने वाली प्रकृति ने मेरा मन मोह लिया। ऐसा लगा कि बरसों से जिनसे मिलने की मेरी अतृप्त अभिलाषा थी, उसकी पूर्ति हो गई। पाँव पटके ही जागना, गंगा नदी में ठंड से ठिठुरते हुए डुबकी लगाना, मन के अंतरात्मा तक सुख संदेश पहुंचाने वाले भजन, सुंदर संगीत, धुन आदि सुनना, गंगा नदी किनारे बैठे भगवान को याद करना, धन्यवाद देना। उस समय गंगा नदी से बहते हुए शीतल जल का हल्का नाद के साथ सर्दियों में हिमालय से बहती हुई ठंडी हवाओं का महक का मन को पुलकित कर देना। कितनी ही यादें एक एक करके मेरे सम्मुख अपना नाच दिखाने लगी। उस समय मेरे गुरुदेश भारत के महान ऋषि मुनियों ने जो सिखाया, वो आज भी मेरे जीवन में उतनी ही पवित्रता के साथ बस गया है। मैं आज भी उसी का पालन करती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत इस तरह हुई। मेरे गुरुदेश ने जो मुझे सिखाया, उससे मेरे जीवन के अनेक चमत्कार देखने को मिले। आज भी आने वाले हर दिन की समाप्ति के बाद मुझे लगता है, उस अद्भुत पल में प्राप्त ऊर्जा में इतना बल होता कि मैं दिन भर के कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होती हूँ। तो मेरे गुरुदेश भारत को शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अतिला जी, बहुत सुंदर विवरण। आपके साथ ऐसा लग रहा था हम भी विचरण कर रहे हैं सुंदर नदियों के पास, झरनों के पास। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ती हूँ अब हमारे अगले वक्ता की ओर। अशोक सिंह जी, जो कि कवि और शायर हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका में निवासरत हैं। व्यवसाय से अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में तकनीकी वास्तुविद हैं। हिंदी साहित्य में विशेष रुचि, हिंदी के प्रचार प्रसार में अमेरिका में महत्वपूर्ण काम, कविता संग्रह फिर वसंत आए, काव्य संकलन काव्य तरंग और गजल संग्रह ख्वाब कोई बिखर गया वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। 5 वर्षों से चल रही अंतरराष्ट्रीय गजल कार्यशाला एक शेर अर्ज किया है के संस्थापक, लगभग 3000 हिंदी उर्दू की मशहूर रचनाओं से संकलित ब्लॉग, ई काव्य तथा न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट में आयोजित तरंग काव्य गोष्ठी के संस्थापक। कोविड काल में चल रहे एक शेर अर्ज किया है नाम से अब तक लगातार 80 साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय जूम मुशायरे और गोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं। अशोक सिंह जी, आपका मंच पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आभार व्यक्त करता हूँ इस सुंदर गोष्ठी के आयोजन में सम्मिलित करने के लिए। रामा जी, आपको नमस्ते, आपका आभार। और अगर आदरणीय संतोष चौबे जी हैं, उनको सादर नमन। और
इस कार्यक्रम की संचालिका शिवांगी जी, आपको नमन, आपको आभार। गांधी जयंती के अवसर पर 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। इसके पश्चात एक संस्मरण आपके सामने पढ़ूंगा। आप गांधी जयंती पर लाठी चश्मा धोती चप्पल उस पर दुबली काया, कि लाठी चश्मा धोती चप्पल उस पर दुबली काया, लेकिन यदि व्यक्तित्व देख लें उसमें देश समाया। लेकिन यदि व्यक्तित्व देख लो उसमें देश समाया। और बापू का सच पीर पराई, सीख हमेशा रखना याद, रखना देश सभी से पहले, आए स्वार्थ सभी के बाद। इन 4 पंक्तियों के साथ चलते बहुत हैं सुंदर। एक संस्मरण की तरफ। आभार। एक ऐसा संस्मरण जिससे आप सभी अपने आप को जोड़ सकते हैं, और ये बात है 2020 की। उस समय जब कोविड की सिर्फ बातचीत सुनने में आ रही थी, और इसका विवरण डिटेल हम आपके साथ चलते हैं कि साल 2020 शुरू ही हुआ था, तो लोगों ने तारीखों के अनोखे मेल निकालने शुरू कर दिए थे। जनवरी 2, 20, 30, फरवरी 2 और 2020 02, क्योंकि अमेरिका में डेट पहले लिखी जाती है, महीना पहले लिखा जाता है और इसके बाद तारीख और फिर साल। तो 02, 02 और 2020 ऐसे जो है, और ऐसी तारीख जो है अगले 4000 साल में नहीं आएगी। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तमाम सारी खबरें आने लगती हैं, इस तरह के लोग मैसेज शेयर करके उन्मादित हो रहे थे। साल 2020 भी मस्ती में गुजर रहा था, और सर्दियां जैसे कि अमेरिका में अच्छी खासी पड़ती हैं, सर्दी भी इस साल कोई ख़ास नहीं पड़ी थी। जब फरवरी 2 आई तो अमेरिकी रीत के हिसाब से ग्राउंड हॉग, जो कि एक जानवर होता है, जंगली जानवर छोटा सा, सो ग्राउंड हॉग डे मनाया गया। टीवी चैनल्स पर बताया गया कि ग्राउंड हॉग जी की छाया इस बार नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि 6 हफ्ते में वसंत का आगमन होने वाला है। इन सब अच्छी खबरों के बीच इक्का दुक्का खबर एक अनूठे रोग कोरोना वायरस की ज़रूर आ रही थी। चाइना में वुहान नाम के शहर में एक तरह का फ्लू पनप रहा था, जिसका अभी तक आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज मिल नहीं पाया था। साइंस के युग में ऐसी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वुहान तो वहाँ पर था और हम यहाँ। फिर आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस आज नहीं तो कल इसका कुछ न कुछ इलाज अवश्य ही ढूंढ लेगी। यही सोचकर हम भी पूरी तरह से आश्वस्त थे। बहरहाल जैसे तैसे समय गुजर रहा था, कोरोना वायरस भी वुहान की सीमा को पार कर दुनिया के देशों की सैर करने लगा था। न केवल सैर, बल्कि कुछ एक देशों में तो अपना सिक्का भी जमा लिया था। पहले साउथ कोरिया, फिर यूरोप में इटली सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। क्वारंटीन एक शब्द जो पहले हम सॉफ्टवेयर की भाषा में सुनते थे कि ये हमने एंटीवायरस रन किया, ये प्रोग्राम, ये जो है मैलवेयर था, इसको क्वारंटीन कर दिया गया है, अब वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। इटली में तो लगभग 16 मिलियन लोग इस रिस्ट्रिक्शन में आ चुके थे। एक आधे केस हमारे यहाँ अमेरिका में भी रिपोर्ट किए जाने लगे थे। रोड आइलैंड, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क वगैरह में भी इक्का दुक्का केस मिल रहे थे। इस वायरस की वैक्सीन बनाने की बात भी चर्चा में आने लगी थी। वैसे अब तक किसी भी देश को इस कार्य में सफलता नहीं मिली थी। 24 फरवरी को हमारी कंपनी के नए और बहुत बड़े प्रोजेक्ट की ऑनबोर्डिंग थी। अगर आप लोग यूनियन कार्बाइड नाम से परिचित हैं, सुना हुआ है, तो ये मीटिंग यूनियन कार्बाइड के सेंटर में, जो कि हमारे कनेटिकट स्टेट है, वहाँ के डैनबरी शहर में होनी थी। वहाँ पर 400 लोग एकत्रित हुए। लेकिन जब तक ये प्रोग्राम अपने आखिरी हफ्ते के चरण तक पहुंचा, उस समय तक देश में कोरोना की पैनिक होनी शुरू हो गई थी और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने कदम उठाने शुरू कर दिए थे। मार्च के पहले हफ्ते के आते ही सभी कंपनीज ने और मेरे प्रोजेक्ट में भी हवाई ट्रैवल पर बैन लग चुका था। हमारी प्रोजेक्ट साइट पर भी 30 से अधिक लोगों का एक साथ बैठने पर रोक लगा दी गई थी, और इसके चलते ही न्यूयॉर्क स्टेट में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। एक तरफ ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे,
और दूसरी तरफ हमारी पहले से तय की हुई, बुक की हुई यात्रा का समय आ रहा था। हमने एक छोटी सी वेकेशन बुक की थी पेरिस और एम्स्टर्डम की, जो कि 2 मार्च को शुरू होनी थी। तो काफ़ी सोच विचार कर हमने इस ट्रिप में जाने का फैसला किया। सारी तैयारी असबाब लेकर जब हम कैनेडी एयरपोर्ट पहुँचे, अभी चेक इन करके सिक्योरिटी ही पार की थी कि हमारे प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता मिस्टर किबी मिल गए। किबी साहब ने बोला, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो हमने उनको सच सच बता दिया कि ऐसा प्लान है। तो मुस्कुराते हुए चले गए, ऑल द बेस्ट बोला। लेकिन इसका मतलब ये था कि हमारे बाहर जाने की छुट्टी हमारे प्रोजेक्ट में सबके पास पहुंच चुकी थी। शाम के लगभग 6 बजे डेल्टा की उड़ान थी। फ्लाइट तक बैठने में कोई अचंभा नहीं था। थोड़ी घबराहट यहाँ वहाँ यहाँ चेहरे पर थी। एक आध मुखौटाधारी लोग इधर उधर घूम रहे थे, जो उस समय के लिए बड़ी अजीब बात हुआ करती थी। लेकिन किसी का व्यवहार अनोखा नहीं था। 6.5 घंटे की फ्लाइट थी। खाते पीते 2-3 घंटे सोकर हम आखिरन पेरिस पहुंच गए। और चार्ल्स द गाल में लगभग 20 साल के बाद जाना हुआ था। ज़्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन सबसे पहले माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश की। सभी कुछ लगभग सामान्य लग रहा था। लोग थोड़े से कम दिख रहे थे, कुछ एक मास्कधारी दिखे। लेकिन ऐसा तो पहले भी होता था कि एक आधे मौनी बाबा या जैनी बाबा हमको मास्क लगाए पहले भी दिख ही जाया करते थे। हमको जब भी यूरोप जाते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन करने में बड़ा अच्छा लगता है। ट्रेन लीजिए और बस लीजिए। और तो हमने कहा हम यहाँ से ट्रेन में जाएंगे अपने होटल तक। तो हवाई अड्डे से RRB ट्रेन, वहाँ से RRC में ट्रांसफ़र लेते हुए लगभग 9 बजे हम अपने होटल पहुँच गए, जो कि पेरिस के इनर लूप में बलार्ड स्टेशन के पास था। चेक इन करने के बाद सामान कमरे में रखा, फ्रेश हुए, नहाया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद नेबरहुड का जायज़ा लेने के लिए हम बाहर निकले। एक आधे घंटे के बाद जब लौटे तो नींद हावी थी। हमने आराम करना ज़रूरी समझा, तो थोड़ा सा आराम किया और शाम तक के लिए बात पोस्टपोन कर दी। इसके पहले कि पेरिस यात्रा की वृत्तांत की बात आपसे हो, पेरिस के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी आपको बताते चलें तो आप हमारे साथ रहेंगे। 1852 तक पेरिस एक आम शहर जैसा ही था। 1852 में नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे लुई का राज्याभिषेक हुआ। राजा लुई पेरिस को एक नए रूप में ही ढालना चाहता था, और राजा बनते ही उसने इस दिशा में काम करवाना शुरू भी कर दिया। वो चाहता था कि उसका शहर न सिर्फ सुंदर दिखे, बल्कि उसके हर हिस्से में अमीरी टपकती दिखाई दे। हॉसमैन नामक इंजीनियर को राजा लुई ने ये जिम्मेदारी दी। लुई ने शहर में जितनी भी गरीब बस्तियां थीं उन्हें उजाड़कर जनता को जबरदस्ती शहर के बाहरी हिस्सों में भेज दिया। और फिर चौड़ी खूबसूरत सड़कों, जो कि शब्द आप बुलेवार्ड से परिचित होंगे, बुलेवार्ड शब्द पेरिस से ही आता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स और महंगे बाजारों तथा सुंदर घरों का निर्माण शुरू किया। हरियाली की कमी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। 17 साल तक ये काम चलता रहा और जनता हॉसमैन और राजा लुई को कोसती और गालियां देती रही। गरीब तो गरीब, अमीरों ने भी उसका विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 1870 के बाद जो पेरिस बनकर तैयार हुआ, उसने पेरिस में रहने वालों के साथ साथ दुनिया को भी हैरान कर दिया। और कुछ ही समय में सारा विरोध खत्म होकर यह शहर पूरे यूरोप के गर्व का कारण बन गया। खैर, आराम करके जब होटल से बाहर निकले तो लगभग शाम के 4 बज चुके थे। मालूम किया कि 2-3 ब्लॉक दूर से ही पेरिस के लिए बस जाती है, 15-20 मिनट में आईफल टावर पहुंचा देगी। बलार्ड स्टेशन से पेरिस की गलियों की यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में बस की खिड़की से एक आधी झलक दी। बहर थोड़ी देर में हम इस लैंडमार्क के रूबरू थे। आईफल टावर की संरचना कोई ताजमहल जैसी तो है नहीं कि दालान के पहले छोटे से दरवाजे से आपको ताजमहल की झलक दिखे, फिर पूरी इमारत दूर जाती दिखाई पड़े, और दालान के दूसरे दरवाजे से पूरी की पूरी इमारत जैसे हाथों के नज़दीक और आंखों के सामने इस तरह से आ जाए कि बस आप देखते रह जाएं, यकीन ना हो। लेकिन साहब, आईफल टावर तो आईफल टावर ही है। नदी के छोर पर और पहले दशुइयों के सामने प्रेम का प्रतीक बनकर ये आज भी खड़ा है। भले ही बिना किसी ड्रामे के आपके सामने आ जाता है, लेकिन यकीन करने के लिए, आंखों में इसकी खूबसूरती भरने के लिए इसको बार बार देखना पड़ता है। नदी के इस तरफ से, नदी के दूसरे छोर से, या दूर सामने ज़मीन में लगे रंग बिरंगे फूलों के बीच से, या पले दिशाइयों के ऊंचे उठे हुए हिस्सों से, ये प्रेम का प्रतीक दुनिया का 8वां अजूबा ही नजर आता है। कितने प्रेमी निसंकोच एक दूसरे की बाहों में समाकर प्रगाढ़ चुंबन करते हुए अपने प्रेम की पुष्टि करने में या एक दूसरे को और दुनिया को दिखाने में व्यस्त नजर आए। वहीं पर यात्री लोग अपनी यात्रा के इस पड़ाव को यादगार बनाने के लिए
अपने साथियों, परिवार और कैमरे के साथ व्यस्त नजर आए। यात्रियों के कम होने की वजह से यादगार बेचने वाले थोड़े हताश दिखे। उनमें से एक दो भारतीय मूल के लोगों से भी बात हुई। मीना, हमारी पत्नी जी, ने भी स्ट्रीट फूड क्रेप्स विद नटेला का आनंद उठाया, जो कि यूरोप का एक बहुप्रचलित अल्पाहार है। कोरोना का असर इतना ही दिखा कि लोग कम थे, इसके अलावा कोई और फर्क नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से हमें टावर पर जाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ से पूरे पेरिस का मनोहारी दृश्य हमें देखने को मिला। वैसे तो इस मीनार की ऊंचाई लगभग 1000 फुट है, लेकिन मेटल से बना होने के कारण सूर्य की गर्मी की वजह से यह मौसम के अनुसार 15 सेंटीमीटर तक घटता बढ़ता रहता है। इसके डिज़ाइनर अलेक्जेंडर गुस्ताव आइफल के नाम पर इसका नाम आइफल टावर रखा गया है। 1889 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के अवसर पर जो जश्न मनाया गया था, उसमें उसके मुख्य द्वार के रूप में एक बड़ा भव्य टावर बनाने का निश्चय किया गया था और जिसे बाद में तोड़ दिया जाना था। लेकिन जब ये टावर बनकर तैयार हुई तो इसकी सुंदरता को देखकर इसे किसी को नष्ट करने का विचार त्याग दिया गया। आजकल इसे एक बड़े एंटीना के रूप में देखा जाता है। आज की तारीख में ये टावर पेरिस की पहचान बन चुकी है और वहाँ के लोग अपनी इस धरोहर से इतना प्यार करते हैं कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर पेरिस में घुसा तो लोगों ने टावर की लिफ्ट के केबल काट दिए ताकि वह उनके शहर की उस शान पर चढ़ न सके। हिटलर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर हार मानकर लौट आया। पेरिस, आप समय के हिसाब से मुझे बताते रहिए, अगर समय ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अशोक जी, टाइम थोड़ा सा कंक्लूड कर लीजिए आप। जी हाँ, मैं वही सोच रहा था जी, धन्यवाद। तो ये बहुत ही रोचक यात्रा थी, लेकिन मैं इसके आखिरी चरण पर चलता हूँ कि तीसरा और आखिरी पूरा दिन हमने जो है मशहूर लुवरे म्यूजियम के नाम पर किया। और लुवरे म्यूजियम के सामने बना कांच का विशाल एक पिरामिड है। ये म्यूजियम कई वजहों से खास माना जाता है। पहला तो यह पूरे संसार के कुछ सबसे बड़े म्यूजियम्स में है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ की हर कलाकृति को सिर्फ 4 सेकंड के लिए देखकर आगे बढ़ जाएं तो आपको पूरा म्यूजियम देखने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। दूसरा, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और हम्मुराबी की आचार संहिता जैसी अनेक विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियाँ यहीं पर हैं, जिन्हें देखने विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग तक पहुँचने के लिए साइन म्यूजियम के हर कोने पर लगे हुए थे। इस बहुचर्चित कलाकृति के आगे जब हम खड़े हुए तो उसकी भव्यता देखकर समझ आया कि सारी दुनिया उसकी दीवानी क्यों है। लेखक डैन ब्राउन की बहुचर्चित पुस्तक द विंची कोड में इस म्यूजियम का बहुत ही मनोरंजक चित्रण किया गया है। लुवरे से निकलकर हम लोग ओपेरा हाउस, प्लेस वेंडोम, लैंडमार्क्स के दर्शन करते हुए रात के भोजन तक पहुंचे और थाई फूड से दिन का समापन किया। आज के दिन भी लुवरे की भव्यता, सड़कों पर और खाने पीने की जगहों पर कोई ऐसे बंदिश नहीं दिखी जिससे लगा कि दुनिया किसी भयंकर पैंडेमिक में है। तो ये यहाँ से अब हम कंक्लूड करते हैं पेरिस की यात्रा कि अगले दिन पेरिस से विदा लेने का वक्त था और यहाँ से हम गए थे एम्स्टर्डम। तो पिछले 3 दिनों में पेरिस की भव्यता ने एक बार फिर से आह्लादित किया, लेकिन अब समय आ गया था कि भव्य लेकिन फ्रेंच तौर तरीके पेरिस शहर का आनंद लेकर एक और दुनिया में जाने का, जहाँ पर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपका स्वागत करते हैं और ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा की हैसियत से जीते हैं, आपको अपना बनाते हैं और जहाँ पर रोजी रोटी सिर्फ एक व्यवसाय होता है, उससे आपको कोई जज नहीं करता है, जहाँ सिगरेट के कश की महक थोड़ी अलग होती है। ये बात हमारे रामा जी समझ जाएंगे। जहाँ पानी है, धरती है, नदी है, मनुष्य निर्मित कनाल और नाले भी हैं। जिस देश में दूध, दही, मक्खन यानी कि चीज़ बेमिसाल है, वसंत के मौसम में जहाँ कश्मीरी ट्यूलिप्स करोड़ों की तादाद में दिखते हैं। और उस यात्रा वृत्तांत आपकी उत्कंठा को शांत करने के लिए बता दूं, नीदरलैंड और एम्स्टर्डम के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपने आप को इस कोरोना काल में सुरक्षित रखिए। सुभाषीष, नमस्कार। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। अशोक सिंह जी, बहुत बहुत सुंदर। कोरोना काल के बाद जिस तरह हम यात्रा को मिस कर रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली यात्रा ये बहुत करती हूँ और यूरोप में रहते हुए शायद सबसे अधिक पेरिस गई हूँ, तो और हर बार एक नया एक्सपीरियंस लिया है और आज आपके साथ फिर से घूम आई, वापस वैसा ही एफिल टावर देख आई हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर चित्रण करने के लिए पेरिस और एम्स्टर्डम की यात्रा का। अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे अगले वक्ता की ओर, जो कि हैं सपना केकरे जी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी
सपना शिवानी केकरे जी काव्य पुस्तक ओस की बूंदों की लेखिका है और यूनाइटेड बाय इंक नामक एक अंतरराष्ट्रीय मंच की संस्थापक है। लेखकों को पाठकों के साथ जोड़ने वाले अपने इस मंच के द्वारा आपने 4 पुस्तकों कलर्स ऑफ लाइफ, अंजुली रंगभरी, लॉस्ट एंड फाउंड इन द डिजिटल एरा और आभासी दुनिया के अनोखे रिश्ते का संकलन भी किया है। अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होने की वजह से आपने यूबीआई लर्निंग लैब के जरिए लोगों को अपनी भाषाओं को सिखाने का बीड़ा उठाया है। यूबीआई के इस कोर्स में देश विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा सीख सकता है। फिलहाल 4 भाषाओं हिंदी, पंजाबी, मराठी एवं मलयालम से शुरुआत करी गई है। संस्कृत को भी जोड़ने का प्रयास जारी है। प्रबंधन में स्नातकोत्तर करने के बाद अपने 20 वर्षों के अनुभव के दौरान कई वर्ष आप विभिन्न कंपनियों में मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत रही। इसी दौरान आपने मुंबई के विख्यात एफएमबी एंड ओएमपी एसपीजेएमआई आर में मुख्य समन्वयक और सिम्बायोसिस में व्याख्याता के रूप में भी कार्य किया। इवेंट मैनेजमेंट करने के साथ साथ 10 वर्षों से एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप। सपना जी इन सभी कार्यों को करने के साथ साथ एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं। नृत्य और कोरियोग्राफी से लेकर बागबानी और खाना पकाने में भी शौकीन है। भारत के एक छोटे से शहर उज्जैन में पली बड़ी सपना जी आजकल अपने परिवार के साथ मलेशिया में रहती हैं। सपना जी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार शिवांगी जी। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। और इतना विस्तृत मेरा जो परिचय आपने शिवांगी जी दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। हालांकि इसमें से मुझे लगता है कुछ तो ज्यादा ही हो गया, और इतने सुसज्जित मंच पर आने का मौका मुझे मिला है। सबसे पहले तो मैं रामा तक्षक जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और मंच पर उपस्थित सभी सुधीजन मंडलोई जी हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज लेखकों के बीच मुझे आने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अशोक जी को सुन के तो मैं इस वक्त पेरिस और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई। अशोक सिंह जी बेहद सुंदर चित्रण, अथिरा जी बहुत सुंदर आपने वृतांत सुनाए, और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी छोटी सी कहानी लेकर कहाँ यहाँ फिट होंगी पता नहीं, पर हाँ कोशिश जरूर करूंगी कि मंच की गरिमा को बनाए रखूं। छोटी सी शुरुआत मेरी जो कहानी है उसकी करने से पहले 4 लाइनें मैं, चूंकि हम गांधी जी के गांधी जयंती पर हम मिले हैं आज, तो 4 लाइनें में मुझे सबसे पहले जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये भजन सबके मन में आता होगा। उसी के साथ मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। वैसे गाना बहुत ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, पर मौका मिला है माइक का तो जरूर फायदा उठाऊंगी और 4 लाइनें गुनगुनाऊंगी। प्लीज मुझसे सहन कर लीजिएगा। गांधी जी के लिए ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। शुरू करती हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। हमारे परम पूज्य बापू को नमन करते हुए मैं अपनी जो छोटी सी रचना है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और मैं आज ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने किसी भी मंच पे अभी तक कहानी नहीं पढ़ी है। कविताएं बहुत पढ़ी हैं, बहुत लिखी भी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, पर साझा सबके साथ नहीं करी हैं। तो साझा संसार पर आकर और पहली मेरी कहानी मैं साझा कर रही हूँ, उसके लिए रामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे कहानी लेकर आने को कहा। ज्यादातर लोग एक कवित्री को कविताएं लेके आने को कहते हैं, पर रामा जी आपने जो विश्वास दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि खरी उतरूंगी। कहानी जो है प्रेम पर आधारित है। मुझे लगता है माँ बेटी का जो रिश्ता है वो सबसे ज्यादा अनोखा और सबसे ज्यादा प्रेममय होता है। कहानी के अंत तक जरूर सुने उसे और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं किस माँ बेटी की बात कर रही हूँ।
शायद कुछ अलग हटके लगे, अगर अच्छी लगेगी तो मुझे जरूर बताइएगा, और नहीं अच्छी लगेगी तो भी जरूर बताइएगा। कहानी का शीर्षक है माँ बेटी। पहचानिए माँ बेटी कौन है ये। रोजाना 5 बजते ही घर पहुंच जाने वाली राधिका जब इतनी देर तक घर नहीं लौटी, रोजाना 5 बजते ही घर पहुंच जाने वाली राधिका जब इतनी देर तक घर नहीं लौटी तो सुधा के मन में जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। 6 बज गए थे और राधिका को कोई वो 20 फोन कर चुकी थी। शायद फोन में बैटरी नहीं थी, सो आउट ऑफ रीच आ रहा था। बबलू भी काम से दिल्ली गया था, देर रात तक आने वाला था। उसे फोन करके परेशान करना सुधा को ठीक नहीं लगा। मन घबराने लगा तो बिल्डिंग के अहाते में ही नीचे उतरकर वो बेचैन मन से उसकी बाट जोहने लगी। घबराहट में दिमाग न जाने क्या क्या सोच रहा था। आज आने दो, मैं कह दूंगी। आज आने दो उसे घर, मैं कह दूंगी। ये क्या तरीका है? जब मैं प्यार कर सकती हूँ तो डांटने का भी पूरा हक है मुझे। पता नहीं किधर देर कर दी, एक फोन तो कर ही सकती थी। ऐसी भी क्या बात हो गई? हे प्रभु, मेरी बच्ची को सही सलामत घर पहुंचा दो। कल सुबह होते ही हनुमान जी को 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगी। यह सब सोचते सोचते साथ ही मन ही मन सुधा ओम नमः शिवाय को जाप कर रही थी। तभी एक रिक्शा बिल्डिंग के सामने आकर रुका। देखा तो राधिका 2 बड़े बड़े बैग हाथों में उठाए रिक्शे से उतरी। गुस्से में थी मगर देख रही थी रिक्शे वाले को उसे पैसे थमाते हुए। रिक्शे वाले को पैसे थमाते हुए उसने हमेशा की तरह हंसते हुए सुधा की ओर देखा। उसकी शक्ल देखकर ही राधिका समझ चुकी थी कि माँ कितनी परेशान हो रही हैं। ओ मम्मा, आप भी ना, 1 घंटा ही तो देर हुई है। और यह कहकर सुधा को एक बैग हाथ में पकड़ाकर बोली, अच्छा अब ये तो पकड़ो, मैं क्या क्या उठाऊं। और दोनों लिफ्ट से ऊपर घर आ गए। राधिका ने पहले सुधा को पानी का ग्लास थमाया और कहा, माँ पहले पानी पियो, शांत हो जाओ। फिर बैग खोलने लगी। ओके, नाउ आर यू रेडी टू गो? क्या आप तैयार हैं? सुधा बड़े असमंजस से पूछी, किधर जाना है भाई, कहाँ चलना है? राधिका के हाथों में वही टी शर्ट और जीन्स की पैंट थी जो सुधा ने पिछली बार शॉपिंग मॉल में ट्राई तो की मगर शर्म के मारे लेने से मना कर दिया। राधिका ने सुधा के हाथों में कपड़े थमाते हुए कहा, जब मैं आपके बने टिफिन रोजाना खा सकती हूँ तो क्या आप मेरी एक लाई जीन्स नहीं पहन सकती? क्या माँ, आप पर बहुत जच रही थी तो बस मैंने तभी लेंथ की फिटिंग के लिए दे दी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब डिनर के लिए बाहर जाएंगे। यस, माय वाइफ इज ऑलवेज राइट। मेरी बीवी कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये कहते हुए पीछे से बबलू ने सुधा को बाहों में भर लिया। शैतान कहीं के, तो यह तुम दोनों की मिली भगत थी। कहकर सुधा तैयार होने चल दी। सुधा की आंखें खुशी से छलक रही थी। कौन कहता है बहुएं बेटी और सास माँ नहीं बन सकती। बहुत आभार मेरी कहानी को जगह देने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर बहुत शिल्पी, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपना जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और आखिरी में बिल्कुल उसे ट्विस्ट मिला कहानी को। बहुत सुंदर सपना जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। मैं आगे चलती हूँ हमारे अगले वक्ता की ओर। मनीषा कंठालिया जी, क्रमस्थली नैरोबी केन्या, जन्मस्थली उदयपुर राजस्थान, शिक्षा एमएससी मैथ्स मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से, एमएससी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, साउंड एशिया एफएम पर रेडियो प्रेजेंटर हैं, जज्बात रूहानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक फाउंडर, मेंबर और डायरेक्टर हैं, जहां ऑनलाइन कविता और कहानी के ओपन माइक्स का मंच संचालन करती हैं। जज्बातों का सफर कार्यक्रम संचालन आयोजित करती हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है। हर शुक्रवार इंस्टाग्राम पर इनका एक लाइव प्रोग्राम होता है जिसका नाम है बोल दो ना जरा, जिसमें एक आमंत्रित अतिथि होता है जिसके साथ किसी विषय विशेष पर वार्ता की जाती है। आकाशवाणी उदयपुर पर अनाउंसर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। टोट्स एंड मॉम्स ब्लॉग के यूट्यूब चैनल के लिए राजस्थानी में वॉइस ओवर दे चुकी हैं। क्लैप इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत राइटर स्पेस क्विज का संचालन कर चुकी हैं। कहानी संग्रह इनके अंतसः का आकाश
अमेजॉन किंडल पर मौजूद है। इंडियन न्यूज प्रेस की मैगजीन और केन्या की स्थानीय हिंदी पत्रिका में 2 कहानियां, साहित्योदय त्रैमासिक पत्रिका एवं राम काव्य पीयूष नामक काव्य संग्रह में कविताएं और कविताओं का एक संग्रह जल्दी ही प्रकाशाधीन है और कई कार्यक्रम आयोजित व संचालन कर चुकी हैं। आपका स्वागत करती हूँ मनीषा जी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में जैसा अभी सपना जी कह रही थी, कुछ कुछ वैसी ही फीलिंग है। जब आप अपने बारे में इतना कुछ सुनते हैं तो जो एक शर्म सी महसूस होने लगती है, वही कुछ महसूस मुझे भी हुआ। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बहुत आभार रामा तक्षक जी का, जो आज इस नए से मंच पर उन्होंने बुलाया। और जिस तरह से उन्होंने बुलाया, उनका ये कहना था कि आप किस विषय पर जो कहना चाहती हैं वो कह सकती हैं। अब ये समस्या समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कविताएं भी सुनाने जाती हूँ, कई जगह कहानियां भी पढ़ती हूँ, लेकिन जब इस तरह से कह दिया जाए ना कि आपको किसी विषय पर अपनी पसंद से बोलना है, तो आप सोचने लगते हैं। तो बहुत सोचकर एक विषय जिस पर कई बार मैं सोचती हूँ कि चर्चा की जानी चाहिए, वो मैंने चुना और बस उसी पर अपनी कुछ भावनाएं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। विषय प्रेम से संबंधित है। प्रेम जिसका रूप आजकल के जमाने में कुछ बदल गया है, बस वही एक विषय है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी। उस पर बात करने से पहले सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि प्रेम पर बात करने जा रही हूँ, तो उससे पहले ये 4 लाइंस आप सबके बीच में रखती हूँ और फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि इश्क तो बस इश्क है, इश्क तो बस इश्क है, अधूरा क्या मुकम्मल क्या, अश्कों की होती गश्त है, सहरा क्या साहिल क्या। अदालत दिल की है जिसमें मुकदमा क्या मुवक्किल क्या, अदालत दिल की है जिसमें मुकदमा क्या मुवक्किल क्या, बरी है कैद में भी है, मुहाफिज क्या मुकाबिल क्या, मुहाफिज क्या मुकाबिल क्या। तो प्रेम की बात करें अगर, तो प्रेम जीवन की सबसे मीठी अनुभूति है, सबसे आवश्यक भावना है। प्रेम वो है जो जीवन को पूर्णता देता है, प्रेम वो भी है जो जीवन को सार्थक कर देता है। ईश्वर का रूप है, कोयल की कुहुक है, मयूर का नृत्य है, पायल की झनकार है, पहली बारिश की रिमझिम फुहार है, नए मौसमों की नई बहार है। प्रेम वो सब जो चेहरे पर मुस्कान सजा दे। पर इसके बाद भी आज तक प्रेम को कोई परिभाषित ही नहीं कर पाया। हाँ, सृष्टि से निर्माण से लेकर आज तक इसे परिभाषित करने की कोशिश कई लोगों ने की। कवियों और लेखकों का तो ये सबसे प्रिय विषय है ही, तभी शायद इसकी परिभाषा कभी पूरी नहीं हो पाती। वैसे प्रेम तो जीवन में आए हर रिश्ते की डोर से बंधा है, पर सबसे अधिक प्रेम को जिस रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है वो पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता। बाकी के रिश्तों में जहां प्रेम के स्वरूप में उतना परिवर्तन आया हो चाहे ना आया हो, इस एक रिश्ते में प्रेम के आयाम में वक्त, हालात, परिस्थिति और जमाने के साथ हमेशा कई सारे बदलाव आते रहे हैं। और सबसे ज्यादा परिवर्तन तो इसी भौतिकवादी युग में देखा जाता है। आज प्रेम में मैं तुमसे कहीं बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है और वो अपना अस्तित्व खो चुका है। बड़े सयानों के लिए जहां ये चिंता का विषय है, वहीं आज की नई पीढ़ी इसे व्यवहारिकता का नाम दे देती है। एक समय था जब प्रेम की अभिव्यक्ति सिर्फ मौन में हो जाया करती थी। आंखें ही आंखों की भाषा पढ़ती और समझती थी। सामाजिक दायरों में बंधे लोग कभी अपने प्रेम को दुनिया के सामने व्यक्त नहीं करते, पर उस प्रेम के लिए अपनी जान तक दे देने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। अब प्रेम का अर्थ उनके लिए कुछ पाना या हासिल करना नहीं था, बल्कि सर्वस्व कवर कर देना था। वो कहते थे कि प्रेम का अर्थ है समर्पण, लोग कर दिया सब कुछ अर्पण, अब तेरी खुशी ही मेरी खुशी है, तेरा गम ही मेरा गम। ये दौर था लैला मजनू का, हीर रांझा का, प्रेम के ऐसे मतवाले पागलों का दौर था जिनकी कहानियां आज भी दुनिया में सुनी और सुनाई जाती हैं। फिर एक वो दौर भी आया
जिसमें इनकी कहानियां कहीं सुनी जाती और प्यार करने वाले खुद को इनके सामने रखकर अपने प्यार की तुलना इनके प्यार से करते, इनके प्यार को आधार बनाकर अपने प्यार की गहराई को नापने की कोशिश करते। ये दीवाने प्यार में मर मिटने की बजाय दुनिया से लड़ लेते अपने प्यार के लिए। एक दूसरे का साथ जीवन भर चाहने वाले ये हर जुल्म हंसते हंसते सह लेते थे। हाँ, इनकी भी प्रेम कहानियां किताबों में छपती हैं और आज भी पढ़ी और सुनी जाती हैं। मिसालें दी जाती हैं ऐसे प्यार की। ये वो दौर था जब पति पत्नी एक दूसरे को अपना हमसाया समझते थे, एक दूसरे का पूरक, अपने बंधन को जन्मों का बंधन मानते थे और मौन आंखों से दिल की बातें कहते और सुनते थे। वैसे आज भी ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का प्यार पूरी तरह लुप्त हो चुका है। बस ऐसे प्यार और विश्वास की उम्र थोड़ी छोटी रह गई है। ऐसे दीवाने अब बहुत कम दिखाई देते हैं। आप सब कहेंगे कि हाँ, ये बातें तो हम सभी को नजर आ ही रही हैं कि कैसे बहुत छोटी छोटी बातों पर प्यार भरे रिश्ते टूट रहे हैं। ये भी हम सभी जानते हैं कि आजकल जिम्मेदारियां कोई उठाना नहीं चाहता। बच्चे सभी को अच्छे तो लगते हैं, पर उनको जन्म देना, उनकी परवरिश करना बोझ लगने लगा है। सबको आजादी चाहिए, जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, और एंजॉय करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है पैसा। तो बस पढ़ना और उसके बाद पैसा कमाना, यही सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों के दायरे में इन लोगों ने रखा है। और उसके बाद जो फुर्सत मिले तो डूब जाना चाहते हैं, जाने किस नशे में। और यहीं कहीं टूटने लगती है चाहत के रिश्तों की डोर। मतलब की दुनिया, मतलब के लोग खुद की ही तो परवाह करते हैं यहाँ रोज। दरअसल इन दिनों एक नया सा फलसफा शुरू हुआ है ना, अभी कुछ सालों पहले ही, जिसे कहते हैं सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार, जिसके हिसाब से हमें खुद से प्यार करना सीखने को कहा जाता है। आज लगभग सभी ने इस फलसफे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सबका मानना ये है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। और ये जो भावना है, ये पिछले किसी दौर में नहीं थी। लोगों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। फिर भी लोग खुश थे अपने रिश्ते में, अपने घर में। आज खुद से प्यार करते करते लोगों ने अपने अहम को बहुत ऊपर बढ़ा दिया है। खुद से प्यार करने का मतलब खुद की जरूरतों को सबसे ऊपर करना हो गया है। प्यार सबसे पहले खुद से, शरीर से, जरूरतों से, क्योंकि मन और आत्मा तक तो हमारी सोच की गहराई जाती ही नहीं ना। जहां शरीर बीच में आ गया, उसकी जरूरतें प्राथमिक हो गई, मन को तो ठेस जल्दी ही लगने लगी है, गुस्सा भी जल्दी आने लगा। और इन सब के बीच अगर कुछ पीछे छूट गया तो प्यार, विश्वास, और टूटने लगे रिश्ते, बिखरने लगे परिवार। हमारे यहाँ एक बात खास तौर से भारतीय परिवेश में ये कही जाती है कि ये सब कुछ जो हमने सीखा है, ये पश्चिम की देन है, अंग्रेजों की देन है। क्यों हम उनकी परिपाटी पे चलने लगे हैं? ये आज की नई पीढ़ी क्यों हमारे संस्कारों को नहीं जी पा रही है, जबकि हमने तो उन्हें सब कुछ सिखाया। हाँ, सिखाया है, पूजा पाठ करना सिखाया है, संस्कृत के मंत्र उच्चारण करना भी सिखाया है, ईश्वर की आराधना, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मकसद से करना सिखा दिया है। कहीं ना कहीं एक चूक हो गई, कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि हम आगे बढ़ने को किस तरह से देखते हैं। आज हम सभी यही चाहते हैं कि उन्नति की ऊंचाइयों को छू ले, कोई इनाम हासिल कर ले, जिंदगी में पैसा और पैसा और पैसा कमाते चले जाएं। ये प्राथमिकता हमने हमारी अगली पीढ़ी को दे दी, यानी कि आज की पीढ़ी को दे दी। और बस वही एक चूक जो हो गई, उस चूक का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। हम बहुत से लोग कह सकते हैं कि नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन गलती अब चाहे किसी की हो चाहे ना हो, ये जो बदलाव आ गया है, जिसके चलते बैंक अकाउंट में दौलत का अंबार तो लोगों को लगाना है, प्यार की दौलत पाने की चाहत भी है, लेकिन
उसे लुटाना भी जरूरी है ये भूल गए। तो अब इस गलती को सुधारना तो होगा, वापस लौट कर चलना तो होगा ना, उसी प्यार में डूबे जो युग में, जहां साधन थोड़े कम थे, आराम थोड़ा कम था, पर प्यार बहुत सारा था। हाँ, जंग है, बहुत मुश्किल जंग जो हमें लड़नी होगी। अब तक जो सीखा उसे मिटाकर नई इबारत फिर से गढ़नी होगी, पुरातन की तरफ फिर से लौटना होगा। क्या लगता है आपको, संभव हो पाएगा ये? नमस्कार। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर मनीषा जी, बहुत सुंदर। आपने काफी अच्छे मुद्दों पर बात की, और वाकई जिस तरह से जीवन गाड़ी में प्रेम और आदर दो पहिए हुआ करते थे, अब प्रेम और पैसा हो गया है। तो वाकई आपने बहुत ही बड़ी बात कही है अपने इस पूरे संस्मरण में और लेख में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ती हूँ हमारे अगले वक्ता की ओर, श्री मनोहर बाथम जी, जो कि अपर महानिदेशक हैं, सीमा सुरक्षा बल के थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2 जनवरी 1955 भोपाल में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शिक्षा में बीए एंड एमए अंग्रेजी साहित्य मानवाधिकार विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया। कविता की इनके सृजन व पुरस्कार जो है कविता के लिए पंडित शिव कुमार मिश्र स्मृति कविता सम्मान 2017 में मिला। पहली गद्य पुस्तक का आतंकवाद चुनौती और संघर्ष के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार एवं इंदिरा गांधी राजभाषा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सृजनात्मक लेखन के लिए अस्तित्व का संकट और मानवाधिकार पुस्तक पुरस्कृत। सीमा सुरक्षा बल के निर्माता एवं प्रथम महानिदेशक स्वर्गीय श्री के रुस्तम जी के जीवन मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी पुस्तक द मैन हु सॉ टुमारो एवं राइटिंग ऑफ रुस्तम का संपादन। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। श्री एस.सी. विश्वकर्मा के साथ मिलकर सरहद से कविता संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद। सीमा प्रबंधन, आतंकवाद एवं मानवाधिकार विषयों पर शोध एवं लेखन। 3 कविता संग्रह प्रकाशित। सरहद से कविता संग्रह का 19 भारतीय एवं 2 विदेशी भाषाओं में अनुवाद एवं 15 भाषाओं में प्रकाशन। अन्य भाषाओं में अनुवाद जारी है। उपलब्धियां बहुत सारी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में सेवाएं एवं उनके पदक गरज मेडल से सम्मानित। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों में भागीदारी एवं साहित्यिक संस्थाओं में योगदान, और भी बहुत कुछ। 29 साल सीमा सुरक्षा बल में सेवारत, ज्यादा समय कश्मीर और उत्तर पूर्व की सीमाओं पर, 2 वर्ष प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ में सेवाएं, प्रशासन, लेखन, संपादन एवं अनुवाद का अनुभव। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बाथम जी इस मंच पर। मित्रों नमस्कार। बिना बहुत सारी औपचारिकताओं को किए हुए मैं सीधे ही आतंकवाद और सरहद की पृष्ठभूमि पर जो मेरी कविताएं हैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूं, 4 लाइन की, सुनिए। कि मैं अपने पांव कहां कहां से बचाता, मैं अपने पांव कहां कहां से बचाता, सारी जमीन ही खून से लथपथ। वाह। मैं अपने पांव कहां कहां से बचाता, सारी जमीन ही खून से लथपथ। पहले कीचड़ से पांव बचाता था, अब पांव रखने को कीचड़ ढूंढता हूं, अब पांव रखने को कीचड़ ढूंढता हूं। वाह वाह। मित्रों, मेरी एक कविताओं की सीरीज में तलाशी के ऊपर सीरीज है पूरी, उसमें से 2-3 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। माँ पे तो आप सब कवि और प्रबुद्धजन जो है बहुत सारा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। मैंने एक आतंकवादी की माँ पे तलाशी के दौरान में कविता लिखी है। देखिए, आतंकी का मकान देख ले मैंने कहा, आतंकी का मकान देख ले मैंने कहा, चप्पा चप्पा छान लो, ऊपर नीचे छान लो, कुछ मत छोड़ना, कहीं भी हो सकता है वो। सब
कुछ अस्त व्यस्त करने के बावजूद न मिला कुछ। सब कुछ अस्त व्यस्त करने के बावजूद न मिला कुछ। सफेद बाल, मोटा चश्मा, कांगड़ी फिरन के अंदर, कश्मीरी पहनते, सफेद बाल, मोटा चश्मा, कांगड़ी फिरन के अंदर, और 60 साल में ऐसी विनम्रता। बेटा अब बंद कर लूं दरवाजा? मां माफ करना, मैंने कहा। मां माफ करना, मैंने कहा। हमने सब सामान बिखेर दिया है। मुआफी किस बात की बेटा? मुआफी किस बात की बेटा? वो अपना काम कर रहा है, गलत या सही मैं नहीं जानती। तुम अपना काम कर रहे हो, गलत या सही मैं नहीं जानती। वो अपना काम कर रहा है, गलत या सही मैं नहीं जानती। तुम अपना काम कर रहे हो, गलत या सही मैं नहीं जानती। मेरे तो तुम दोनों को ही नहीं कोस सकती। मैं मां हूं, मैं मां हूं। एक तलाशी सीरीज से ही एक 2 पर्स कविता है मेरी, उसको आपको सुनाना चाह रहा हूं कि आमने सामने के मकानों में एक एनकाउंटर, वो मरने पे आमादा, मुझे लड़ने को करता मजबूर। वो मरने पे आमादा, मुझे लड़ने को करता मजबूर। रात भर जोर आजमाइश, दिन भी गया आधा। एक आतंकी मारने की मुझे क्या खुशी, एक आतंकी मारने की मुझे क्या खुशी, जब मेरा अपने बेटे सा शहीद हुआ भंवर। जब मेरा अपना बेटे सा शहीद हुआ भंवर। आतंकी के पर्स की तलाशी से, आतंकी के पर्स की तलाशी से कुछ 100 के नोट, 2 उर्दू में लिखे खत, एक पुराना ब्लैक और वाइट में बुजुर्ग बाप और अंधी माँ का फोटो। बुजुर्ग बाप और अंधी माँ का फोटो। दूसरा एक रंगीन, शायद उसकी मासूक का, शायद उसकी मासूक का। शहीद भंवर का पर्स भी मुझे भेजना था उसके बाकी सामान के साथ। शहीद भंवर का पर्स भी मुझे भेजना था उसके बाकी सामान के साथ। उसके पर्स से भी सब यही कुछ मिला। उसके पर्स से भी सब यही कुछ मिला। बस मासूक के फोटो की जगह उसकी अपनी बीवी के साथ 2 बच्चों का फोटो और एक आधा लिखा खत था, और एक आधा लिखा खत था। एक इसी तरह से मानव तस्करी पे मेरी सीरीज है, उससे आपको 2 कविताएं सुनाता हूं, अभी टाइम है। पहली कविता का शीर्षक है तस्कर भी मैं और सामान भी मैं खुद को खुद से छुपाती, चुराती रही बचपन। मैं खुद को खुद से छुपाती, चुराती रही बचपन। पहले गीली लकड़ियों के धुएं में, फिर जूट मिल में। पहले गीली लकड़ियों के धुएं में, फिर जूट मिल में। कभी उस ईंट भट्टे पर और कभी उस साहूकार के घर। जवानी तो आते ही लुट गई चोर सिपाही के खेल में। जवानी तो आते ही लुट गई चोर सिपाही के खेल में। सारे इंसानी कायदे कानून तोड़, सारी कटीली तारें सरहद की लांग कर चली कुछ दूर पैदल। फिर कलकत्ता से दिल्ली ट्रेन में, फिर कलकत्ता से दिल्ली ट्रेन में। अब दिल्ली से लोड होकर, देखिए ये वर्ड को, फिर
दिल्ली से लोड होकर बुकिंग है दुबई की, एक अनजान दुनिया को, एक अनजान दुनिया को। कितने टिकट चेकर, कितनी रिश्वत, कितने छापे, कितने बिस्तर, कितने टिकट चेकर, कितनी रिश्वत, कितना छापे, कितने बिस्तर। मैं थक चुकी हूं इस सामान को ढोते ढोते, मैं थक चुकी हूं इस सामान को ढोते ढोते। यहाँ तस्कर भी मैं हूं और तस्करी का सामान भी मैं हूं, और तस्करी का सामान भी। क्या बात, क्या बात। ये लड़की का बयान था। अब इसके खिलाफ जरा उसके बाप का बयान देखिए, इसी सीरीज की एक कवि दूसरी। मैं बेच आया हूं, मैं बेच आया हूं दुबई में अपनी लड़की, मैं बेच आया हूं दुबई में अपनी लड़की। हाँ मैं तस्कर हूं अपनी बेटी का गुनहगार, हाँ मैं तस्कर हूं अपनी बेटी का गुनहगार। हाँ गिरवी रखी है, हाँ गिरवी रखी है बेटी, ताकि उसे पेट भर मिले खाना, तन ढकने को लिबास, और रोज रोज के बलात्कारों की जगह एक रईस का कोठा, और रोज रोज के बलात्कारों की जगह एक रईस का कोठा। उसने उसने मुझसे दहेज नहीं मांगा, उसने मुझसे दहेज नहीं मांगा, ना ही उसके घर में कोई केरोसिन का स्टोव। उसने मुझसे दहेज नहीं मांगा, ना ही उसके घर में केरोसिन का स्टोव। मैं लौट आया हूं वतन अपने, अदा करने अपने पुरखों का कर्ज, अपने पुरखों का कर्ज। समय हो गया जो दिया हुआ था, शायद अगर इजाजत दे बहुत तो एक बहुत आध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर जी, बहुत 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 धन्यवाद। वाकई एक कवि हृदय का सरहद पर होना और इन सब चीजों का कविता पाठ करना या फिर अपने शब्दों में ढालना बहुत ही बड़ी बात है। आपने, हम सब प्रेम पे लिख सकते हैं, चांद सूरज पे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपका अनुभव है, आपने जिस तरह से अपनी सेवा दी हमारे राष्ट्र के लिए और उसको इन शब्दों में ढालकर हम तक पहुंचा रहे हैं, वाकई बहुत ही काबिल तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच की शोभा बढ़ाने का मनोहर जी। मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे अंतिम वक्ता की तरफ, मोहन कांत गौतम जी, जिन्होंने डीलिट लाइडन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड से किया। प्रोफेसर इनका टाइटल है, नेशनैलिटी डच है, और अभी इनकी पोजीशन ऑनरेबल चांसलर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट नेदरलैंड्स है, चेयरमैन साइंटिफिक कमीशन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन म्यूजियम एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल है। और भी बहुत बड़ी बड़ी मेरे पास फहरिस्त है इनके अनुभवों की और इनके सम्मान की। मैं इसे संक्षिप्त में जल्दी से आप तक पहुंचाती हूँ। हिंदी की कविता और कहानियां लिखी हैं इन्होंने। अधिकतर निबंध जो भारत और विश्व की पत्रिकाओं में छपे हैं, जैसे धर्मयुग, साहित्य अमृत, कादम्बिनी, गंगाचल, हिंदुस्तान, हिंदी समाचार पत्र, प्रवासी संसार आदि। सूरीनाम और कैरिबियन देशों में हिंदी को बढ़ाया। शर्तबंदी प्रवासी भारतीय वंशियों पर काफी छापा। विदेश रूप से मुंशी रहमान खान, वहां से साहित्य और लेखकों पर लिखा। प्रवासी देशों में हिंदी का विकास किया। हिंदी के सर्वप्रथम व्याकरण पर लिखकर, जो लखनऊ में 1698 में रची गई थी, श्री जोसुआ केटलार के द्वारा, जो लेटिन प्रणाली पर लिखा गया था। करीबन 82 PhD की परीक्षा ले चुके हैं और इसे एग्जामिन कर चुके हैं। समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान, भारत के वर्तमान विकास, हिंदी साहित्य, भाषा और लोकगीतों से संबंधित है। काफी अनुवाद किए हैं, काफी हिंदी लेखकों से मिलकर और उन पर लिखा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पर मोहन जी। वाकई आपके सम्मान की बहुत लंबी फहरिस्त है। आपको धन्यवाद। पहले तो मैं श्री संतोष चौबे जी को, या डॉक्टर संतोष चौबे जी को, जो निदेशक भी हैं विश्व रंग के, वरिष्ठ लेखक तो हैं ही और कुलपति भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के, साथ में रमा तक्षक जी को भी
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। वैसे मैं जानता था और भी लोगों को, मंडोई जी को भी जानता हूँ, लेकिन बहुत दिनों से देखा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सबको अपना नमस्कार आपको कहता हूँ। समय कम है और जो मुझे बोलना है वो संस्कृत और हिंदी नेदरलैंड्स में कैसे आई, क्या हुआ, आज उसकी स्थिति क्या है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसको 3 अक्टूबर कहते हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही 1575 में, और कुछ पहले की बात समझिए, नेदरलैंड्स स्पेनिश चंगुल से स्वतंत्र हुआ था और लाइडन उसका पहला नगर था जो स्वतंत्र हुआ, जहां पर आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब मनाएंगे कि नहीं, क्योंकि स्वतंत्र तो हुए हैं कोरोना से, वही कहीं देखना होगा। इस स्वतंत्रता के लिए जो 80 सालों के बाद इनको मिली थी 1575 में, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम दिया गया फ्री यूनिवर्सिटी। प्रोटेस्टेंट थी लेकिन सबको उन्होंने बुलाया और 8 फरवरी 1575 में ये शुरू हो गई। इसमें जो पहले प्रोफेसर थे वो फ्रांस से आए थे 1593 में, जोसेफ स्केडिगर, और वो बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि पहले ऐसा था कि प्रोफेसर्स को एक भाषा नहीं आती थी, एक विषय नहीं आता था, और भी कुछ आता था। इसी बीच में 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की शुरू हो गई, जिसको VOC कहते हैं, और 1613 में अरेबिक चेयर शुरू हो गई यहाँ पर पढ़ाने के लिए। और अब जब संस्कृत की बात हम कहते हैं तो उस पर कुछ मैं भूमिका बताऊंगा। वो ये कि जब इनकी VOC या ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई तो इन सबको सूरत जाना होता था, और सूरत से इनको आज्ञा मिलती थी मुगलों से। तो वहां पर जो एक व्यक्ति थे, डर्क फॉन एंटिकम, उसके बाद में हर्बर्ट डियास, मैं नाम बता रहा हूँ, इन लोगों ने भी हिंदी या हिंदुस्तानी सीखी थी लोगों से बात करने के लिए। तो ये तो इनका एक सूरत से काम चला, और उसी के एक जान पहचान वाले यहाँ से गए थे, योशुआ केटलार, जिन्होंने 2 साल वहां पर हिंदी सीखी, हिंदुस्तानी सीखी, और 1692 में 98 में लखनऊ में पहला व्याकरण हिंदी का उन्होंने ही लिखा, और जो आजकल चल भी रहा है। मैं उसकी पुस्तक समाप्त कर रहा हूँ, अगले वर्ष आ जानी चाहिए। तो इतना सब कहने के बाद अब हम और आगे बढ़ते हैं। 1700 के बाद अंग्रेजों ने डच लोग जो भारत में थे उनको हरा दिया, कलकत्ते में लड़ाई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने भारत को देखना शुरू किया, और 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बना लिया, और धीरे धीरे उनकी जो उनके विचार थे वो यूरोप में भी आ गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत की जो शुरुआत हुई है काफी देर से हुई है। कहते हैं 1865 में एक थे हेनरिक कर्न, जिनको यहाँ पर संस्कृत का प्रोफेसर बनाया गया था। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने संस्कृत सीखी थी, और सीखने के लिए एक और होते थे रुथकर, वो प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 20 साल तक लाइडन में ही काम किया था। वो हिब्रू के थे, ओरिएंटल लैंग्वेजेस के साथ संस्कृत भी आती।
अरबी भी आती थी। तो उन्होंने उनको सिखाया। उसके बाद फिर इनको बुलाया गया था बनारस में, 1 साल वहां भी रहे और वहां पर भी इन्होंने संस्कृत में पढ़ाया। फिर वहां से जब लौट कर यहाँ पर आए तो इनको चेयर दे दी गई, इनको प्रोफेसर बना दिया गया। और फिर इनके विद्यार्थी जो थे, यहाँ 3 यूनिवर्सिटी और बनी, ग्रोनिंगन, यूट्रेक्ट, एम्स्टर्डम। इन्हीं के तीनों विद्यार्थी वहां पर जाके प्रोफेसर बने और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। हेनरिक कर्ण के बारे में आवश्यक ये है कि हेनरिक कर्ण ने, उनको संस्कृत तो आती थी, इसके अलावा शास्त्रीय भाषा यूरोपीय वो भी आती थी और इंडोनेशियन भाषा भी आती थी, क्योंकि उनका जन्म तो इंडोनेशिया में हुआ था। तो इनको पाली आती थी, संस्कृत आती थी, एस्ट्रोनॉमी पर भी इन्होंने काम किया। ओल्ड जैवनीज, जिसको हम ईरानी कहते हैं, वो भी इनको आती थी। और अवेस्ता भी इन्होंने उसका भी ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी काम किया। रशिया से एक डिक्शनरी निकल रही थी, उस पर भी इन्होंने काम किया। मैक्स मूलर को तो जानते ही थे, और मोनियर विलियम, जिनकी संस्कृत आपने शब्दकोश देखा होगा, उन्होंने इनको बुलाया था कि यहाँ आ जाओ। लेकिन बनारस में उनको बुलाया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं बनारस ही जाऊंगा, वहां जाके संस्कृत सुनूंगा, देखूंगा। तो वो वहां चले गए थे। इतना कहने के बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि इनके विद्यार्थियों ने बहुत काम किया। इनके विद्यार्थी बेल्जियम में गए, वहां भी संस्कृत पढ़ाई। इनके विद्यार्थी अमेरिका भी गए, वहां भी संस्कृत पढ़ाई। और इसके अलावा ये जो कर्ण जो थे, इन्होंने मुख्य रूप जो संस्कृत सीखी वो बर्लिन जाकर सीखी। इतना सब कहते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि संस्कृत को उन्होंने भाषा ही नहीं समझा, उसके साथ साथ उसकी जो व्याकरण है, जो उससे संबंधित और भाषाएं हैं, उनको भी समझा। तो इसलिए ये एक तरह से भाषाविद होते थे और बहुत कुछ जानते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के लोग मिलें और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकें। लेकिन इनके जाने के बाद फिर और प्रोफेसर्स आ गए, उन्होंने बहुत काम किया। आपने शायद 2 नाम तो सुने ही होंगे। एक काइपर होते थे, लाइडन के प्रोफेसर होते थे, और एक होंडा, वो यूट्रेक्ट के प्रोफेसर होते थे। लेकिन इसी बीच में और प्रोफेसर आते गए। एक प्रोफेसर और थे जिनका नाम था फोगल या वोगल, और ये पहले काफी वर्षों तक पंजाब में रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ये हेड थे। इनके साथ एक और थे, एपिग्राफिस चाबरा। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सन 20 में ये कर्ण इंस्टीट्यूट बना दी, और कर्ण इंस्टीट्यूट बहुत काम करने लगी। लोग यहाँ आया करते थे, इसलिए कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाद जो अगर कोई विश्व में लाइब्रेरी है तो वो हॉलैंड में है, जहाँ पे सभी भाषाओं को भारत में मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि संस्कृत को इन्होंने भाषा के साथ साथ संस्कृत को लेके इन्होंने जो संस्कृति है, जो कल्चर जो है, जो इतिहास जो है, उसको भी पढ़ाना शुरू किया। तो इसीलिए इसको कहा जाता था इंडोलॉजी या ओरिएंटोलॉजी। इस तरह से तो संस्कृत की शुरुआत हुई। संस्कृत पर मैं ज्यादा बता तो सकता हूँ, लेकिन समय नहीं, इस वक्त नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे बहुत से लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से आते थे इस विचार से कि यहाँ पर आ गया वो भी प्रोफेसर बन जाएं, वो भी संस्कृत पढ़ाएं। और मैं तो जानता हूँ कि मैं तो यहाँ करीब 40 साल पढ़ाया है, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरे विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ी, और अब वो जगह जगह संस्कृत पढ़ा रहे हैं और संस्कृत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं।
तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत में नहीं हो पाया, वो भारत से बाहर संस्कृत को बढ़ाने में 10 लोगों का हाथ था। और ये कहते थे जो गोल्डन एज है भारत की, उस पर हमको देखना है। और वो गोल्डन एज थी जबकि संस्कृत वहां पर लिखी जाती थी। कालिदास का मेघदूत भी यहाँ बना था, वो छपा था। इसके अलावा ये यहाँ पे एक ब्रिल कंपनी है, उन्होंने पहली बार देवनागरी के लिपि के मोल्ड्स बनाए, उस पर यही छापना शुरू किया। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी तो बाद में आई है, वो भी लाने वाले भी संस्कृत के ही लोग थे। लेकिन संस्कृत पर जो काम हुआ, जो अभी तक चल रहा है, अब तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इंडोलॉजी डिपार्टमेंट समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत है। इतना कहने के बाद समय को देखते हुए मैं हिंदी का आना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी भी आवश्यक है कि हम हिंदी को कैसे समझें। अभी मैंने बताया कि 1698 में योशुआ केटलार नाम के एक व्यक्ति थे जो यहाँ आए थे, सूरत चले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और वहां पर सीखी उन्होंने भाषा। और क्योंकि डच लोग नील और कपड़े और इस सब का जो व्यापार करते, मसालों का करते थे, तो लखनऊ में जब इन्होंने रची तो वो किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई। उसकी दो तीन पांडुलिपियां मेरे पास पड़ी हैं। काम खत्म हो गया होता पहले ही, लेकिन जो मेरे मित्र थे खौकर, उनका देहांत हो गया और मैं भी कुछ परेशान रहा, तो वो पुस्तक नहीं छप पाई। लेकिन अगले वर्ष मैं समझता हूँ ये पुस्तक निकल आएगी। ये लैटिन भाषा में लिखी गई है, इसलिए कि वो चाहते थे कि यहाँ के लोग जो वहां जाएं उस पुस्तक को पढ़ सकें, और उसके द्वारा जो रोजमर्रा की भाषा है जो बोली जाती है, जिसका इन्होंने नाम हिंदुस्तानी दिया था, उसमें बातचीत कर सकें और भारत को समझ सकें। इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा गया है भारत पर। अभाग्यवश आपको बहुत सी पुस्तकें भारत में मिलेंगी ही नहीं। मेरे पास हैं, क्योंकि मुझको लोग कहते हैं अरे भाई गौतम जी आप तो किताब के कीड़े हो, किताब खरीदते रहते हो। जब मैं भारत से आया था एक किताब भी नहीं लाया था, करीब 10,000 किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं जो कि भारत में कभी कहीं मिल भी नहीं सकती हैं। इतना कहने के बाद एक व्यक्ति और थे जिसका नाम मैं बताना चाहूंगा, जिसकी अभी ही पांडुलिपि मिली है 2011 में, और वो उपसला की एक प्रोफेसर थी लून गुनिला, उन्होंने रोम में जाकर ढूंढी। इस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने किताब लिखी थी। ये गए तो भारत 2 साल पहले गए थे केटलार से, और लेकिन वहीं उनका पटना में देहांत हो गया 1707 में। लेकिन 1704 में इन्होंने एक शब्दकोश लिखा और साथ में हिंदी के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी, लेकिन सब लैटिन में है। हाँ, लिपि में जरूर कहीं न कहीं दिया है कि ये लिपि के अक्षर इस तरह से लिखे जा सकते थे। उस पर काम चल रहा है, उपसला यूनिवर्सिटी काम कर रही है। लेकिन जो केटलार का काम है उसको मैंने पूरा खत्म कर दिया है, वो जल्दी निकलेगा। सबसे बड़ी बात जो है इस देश में वो संस्कृत से ही इनको मिली है कि जैसे क्रिया ले लीजिए, क्रिया या कारक ले लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संपन्न, ये जो इस तरह के जो होते हैं, तो यहाँ के लोग यही सोचते हैं, जैसे मैं स्वयं काम कर रहा हूँ, ये ने कहाँ से आ गया? किसी भी भाषा में ने ये कर्ता वाला ने है ही नहीं। तो इस तरह की रिसर्चेस हम लोग करते रहते हैं और देखते रहते हैं। हिंदी में तो बहुत काम हुए। हिंदी में बहुत से साहित्यकार, रघुवीर वगैरह सब यहाँ आ चुके हैं। मेरे विद्यार्थियों ने भी हिंदी में हिंदी के साहित्यकारों पर थीसिस लिखी हैं, चाहे वो धर्मवीर भारती हो, चाहे और लोग क्यों ना, बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर। तो उससे यही है कि विद्यार्थियों में एक ये महसूसियत आ जाती है कि अगर
हमको भारत को समझना है तो उसकी भाषा को समझना होगा, उसका हृदय तो साहित्य में है, उसको समझना होगा, कविताओं में जो उसकी उनकी भावना है उनको समझना होगा। इसलिए यहाँ पर हिंदी संस्थाएं भी हैं जो बहुत काम कर रही हैं। अभी तक कोई 25,000 विद्यार्थियों ने हिंदी में अपनी संलग्न ले ली हैं, जो कि वर्धा से कनेक्टेड है, गांधी से एक तरह से कनेक्टेड। गांधी जी ने ये वर्धा हिंदी प्रचार समिति बनाई थी, उसी समिति के पाठ्यक्रम हमारे यहाँ ये स्वयं चलित संस्थाएं पढ़ाया करती। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। एक तो डच थे, मैं भूल रहा हूँ, हाउसिंगा, ये भी बनारस गए थे और उन्होंने संस्कृत ड्रामास पर काम किया था। वो भी बहुत जरूरी काम था और जिससे कि लोगों ने सुना है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं बात समाप्त करूंगा, समय भाग रहा है। गांधी के ऊपर जब मैं 60 में आया था, 60 में दशक में आया था, एक बहुत बड़ा, मेरे पास किताब पढ़ी है, बहुत बड़ी है, गांधी पर एक ओपेरा लिखा गया था। तब गांधी 60 में ही यहाँ मशहूर हो चुके थे और उसके बाद में हिंदी के लिए तो 50 में जब यहाँ पर चक्रवर्ती पहले एम्बेसडर थे, भारत के राजदूत थे, तो उस समय में एक पत्रकारों का डेलीगेशन भारत से आया था और उसके लिए मेरे एक मित्र तब तो नहीं रहे, उन्होंने उनकी 2 व्याख्यान करवाए और दोनों व्याख्यान हिंदी में ही हुए। उसके बाद में फिर मुझसे कहा, क्योंकि मैं इसमें काफी लगा रहा, करीब 15 व्याख्यान मैंने हिंदी पर रेडियो से दिए। गौतम जी, 1 मिनट आपका... हम लोग कुछ कर सकते थे, हमने किया, बस यही मैं समाप्त करना चाहूंगा जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी। मैं आपको मैं 4 साल प्रवास रही हूँ नेदरलैंड्स में और मैं आपसे मिल नहीं पाई कभी, इस बात का अफसोस रहेगा। कभी फिर आना हुआ तो जरूर आपसे मुलाकात होगी। इन 4 सालों में साहित्यकारों से शुरुआती दिनों में मिलना बड़ा ही कठिन लग रहा था, फिर एम्बेसी की मदद से जिस तरह से हुजूम इकट्ठा हुआ और हम वहां पर सब अभी सेवा कर रहे हैं हिंदी की, आपसे मिलकर, रामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोहन गौतम जी से मिलकर आज बहुत ही दिली खुशी हुई और इस पटल पर मिलकर और खुशी हुई। मोहन जी बहुत धन्यवाद इतनी रोचक और इतनी ऐतिहासिक जानकारियां देने के लिए। आप वाकई एक ऐसा पिटारा लिए बैठे हैं अपने पास जो बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी रखता है हमारे हिंदी और संस्कृत के उद्गम की नेदरलैंड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। रामा जी मंच आपके हवाले करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। गौतम जी मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति के यहाँ दूत हैं और इनको जितनी जानकारी है उसके लिए हमें लगभग इनको कम से कम 2 घंटे बोलने देना चाहिए था। क्षमा करें गौतम जी। और मैं इसी जानकारी के साथ मंडलोई जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो भी मंच को संबोधित करें। मंडलोई जी मंच आपका, आइए। नमस्कार मित्रों, मेरे लिए ये अत्यंत खुशी की बात है कि मैं आज 6 रचनाकारों को सुन रहा था और मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग मंत्रमुग्ध अवस्था में मैंने अपने 6 रचनाकारों को सुना। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यह आयोजन हो रहा है, लेकिन इत्तेफाकन 2 अक्टूबर को गांधी के साथ शास्त्री जी को भी हमें याद करना चाहिए। तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि सबसे छोटे कद का वो इंसान, सबसे छोटे कद का वो इंसान सरहद के जवानों में, खेत खेत के किसानों में, सबसे छोटा होकर भी सबसे बड़ा था वो, कि उनके दिलों से, कि जवानों और किसानों के दिलों से, उनके कंठों से वो अब भी नारे लगाता मिल जाता है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
एक सूचना मैं आपको दे दूं कि व्यस्तताओं की वजह से आज हमारे जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, तो मैं उनका विकल्प तो नहीं हूँ, लेकिन आज के आयोजन पर कुछ हल्की फुल्की बातें हो सकता है आपको ठीक लगे, तो वो जरूर मैं कहना चाहता हूँ। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत अखिला जी से हुई थी, और लगभग आत्म संस्मरण के शिल्प में उनके भीतर गांधी सभ्यता की परोक्ष स्मृतियां थी। उनका शीर्षक ही था भारत गुरु स्मरण। तो योग, पूजा और ब्रह्मांड के सुंदर चित्रों के साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी रचना को प्रस्तुत किया, वो सचमुच भाषा की सादगी में एक उदाहरण है। अमेरिका से अशोक जी थे जिन्होंने पेरिस यात्रा पर अपनी बात की, और उन्होंने एक शेर भी अर्ज किया गांधी के ऊपर, कुछ ऐसा था, लाठी, चप्पल, चश्मा, दुबली काया। तो उन्होंने गांधी का एक चित्र जिस तरह से अपनी उन 4 पंक्तियों में प्रस्तुत किया था, उससे गांधी आज के कार्यक्रम में लगभग मूर्त हो गए। और पेरिस का वो संस्मरण वो पूरा नहीं सुना पाए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में जो उन्होंने सुनाया, जो हमें अपने समय से जोड़ते हैं, और उससे भय के बीच में एक यात्रा करना, उससे हमें थोड़ा सा मुक्त भी करते हैं। तो वो उनका शिल्प बहुत अच्छा था। सपना केकरे जी जो मूलतः उज्जैन की है और मलेशिया में है, उन्होंने प्रेम कहानी सुनाई माँ बेटी। ये लगभग जीवन सच की बोलती कहानी है, और बातचीत के शिल्प में जिस तरह से उन्होंने इसे गूंथा है, वो हमें आश्वस्त करती है। और इसके साथ साथ प्रेम की जो उपयोगिता है, प्रेम का जो वर्चस्व है, या प्रेम अंतिम विकल्प है, वो इस बात को कम्युनिकेट करती है कहानी। मनीषा जी ने भी प्रेम की ही कहानी सुनाई। उसके पहले उन्होंने इश्क, सिर्फ इश्क है, अदालत दिल की है, इस तरह की कुछ पंक्तियां हमारे सामने रखी। तो जिस भाषा में, जिस रवानी में, खासतौर पर जो उदयपुर से लेकर वहां पर रेडियो की एंकर हैं, तो उनके बोलने में एक गहरी लय थी, और गति उतनी ही थी जितनी इस तरह के प्रोग्राम्स में, जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, उसमें रखी जाती है। तो प्रेम को उन्होंने मूर्त किया, ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक मनोहर बाथम की बात है, तो सरहद के जीवन पर हिंदी ही नहीं, भारतीय कविता में उन्होंने जिस तरह के क्रूर यथार्थ को, जिस तरह से जीवन सत्य को अपनी कविताओं में रखा है, और ख़ास तौर पर मानव तस्करी की जो कविताएं उन्होंने प्रस्तुत की, तो वो इस विषय पर लगभग अकेली कविताएं हैं, और वो हमारे मित्र भी हैं, तो उनके बारे में क्या ज़्यादा बोलें, हम लोग हिंदुस्तान में बोलते ही रहते हैं, लेकिन वो अपने तरह के एकदम अलग कवि है। सबसे ज़्यादा मुझे मुतासिर किया मोहनकांत गौतम साहब ने, और उन्होंने नीदरलैंड में जिस तरह से संस्कृत और हिंदी की परंपरा को बताया, वो एक तरह से 2 चीज़ों के लिए बड़ा अद्भुत था। उनके आख्यान में, जो कि इतिहास
एकाग्र निबंध के शिल्प में आख्यान था और उसमें वाचिकता का जो सौंदर्य था और इतिहास की जो छवियां थी और किरदारों का, पात्रों का जिस तरह से वर्णन था, वो ऐसा लगता है कि वो इतिहास की नहीं बल्कि आज की रचना है। और उनका ये कहना है कि भारत को समझना है तो पहले भाषा को समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और उन्होंने ये भी बताया कि इंग्लैंड के बाद अगर कोई सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और संस्कृत का सबसे बड़ा काम है वो नीदरलैंड में हुआ और हिंदी तो उसके बाद आई। तो बहुत 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 ही उम्दा रचना थी और मैं सचमुच उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। विश्वरंग पत्रिका का मैं संपादक हूँ और जनवरी मार्च का जो अंक है वो प्रवासी साहित्य पर निकल रहा है। हिंदी आलोचना ने प्रवासी साहित्य की बहुत अच्छी सुध कभी नहीं ली। उसमें कथ्य को लेकर, फॉर्म को लेकर और भाषा को लेकर जो बातें उठाई गई हैं वो अपनी तरह से चर्चा में है, लेकिन मैं विश्वरंग का अंक बिल्कुल अलग ढंग से निकालना चाहता हूं और उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। रामा तक्षक जी से भी बात हुई है, कुछ रचनाएं मेरे पास आ भी रही हैं। तो मैं इस एक भ्रम को कि जो प्रवासी साहित्य है उसमें वो बात, वो वजन नहीं है, इस धारणा को थोड़ा सा मैं हटाना चाहता हूं पाठकों के दिमाग से। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपनी रचनाएं, जैसे मोहन कांत जी का तो अगर लंबा भी हो तो मुझे उनका आलेख अगर मिल जाएगा तो मैं बहुत प्रसन्नता से इसी मौजू पर छापना चाहूंगा। इसके अलावा भी आप लोग अगर विश्वरंग के लिए लिखते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। और आपका जो पीछे बैनर लगा हुआ है उसमें भारत की संयोजक का नाम है जो राखी गर्ग है, आप वो रचनाएं उन्हें भेज सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं। तो ये तो मैंने अपने स्वार्थ की बात कर ली और इस कार्यक्रम में अब संतोष जी तो है नहीं, लेकिन संतोष जी ने कहा था कि आप इतनी भरपाई कर दीजिएगा कि मैं नहीं हूं तो कुछ सुना दीजिएगा। तो मैं बहुत कम समय लेते हुए एक पंक्ति से लेके 4 पंक्ति 5 पंक्ति की जो कविताएं हैं वो कुछ आपको सुना देता हूं। हालांकि मुझे इसका आदेश नहीं है तो पहले रामा जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूं, अन्यथा मेरा वक्तव्य ही समाप्त होता है। नहीं जी, आप जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं। भाई बिना अनुमति के, आप जानते मैंने आज तक नहीं सुना है। तो कुछ एक एक पंक्ति की। ठंड, गर्मी या बारिश हो, जंगल हर मौसम से प्रेम में है, मैं तुम्हारा जंगल होना चाहता हूं। दूसरी है, सरगम से सजा बहता आता है संगीत, सरगम से सजा बहता आता है संगीत, मैं जीने के लिए तुम्हारा सा होना चाहता हूं। नीली धार में डूबी रक्त याद को, नीली धार में डूबी रक्त याद को, पकते सेब की मन्नत में बांध कर मैं आगे चल पड़ा। नीली धार में डूबी रक्त याद को पकते सेब की मन्नत में बांध कर मैं आगे चल पड़ा, लौटने पर वो कमाल लाल मिली। प्रेम आग से है, सब्र कर मुआ, प्रेम आग से है, सब्र कर मुआ, ये चीज जलाने की ही तो है।
अब नहीं आती वो उसके कूचे से सबा नहीं आती। खाक होकर बिखरा है सब भीतर बाहर, याद में तिस पर खिला है एक फूल सांवले रंग में जो तुम्हें पसंद था। रिश्ता कांच के पत्थर सा है, रिश्ता कांच के पत्थर सा है, चुप हूं। मैंने तुम्हें आंखों में बसाया, दिल में कोई और था ही नहीं। रोए रोए में तुम्हारा ही अंतःवास, तुम कहाँ हो अब इस दर्द की खिजा में, जबकि संक्रमण बेकाबू हुआ जाए है। करुणा और प्रेम आओ, संक्रमित करो पूरे आवेग से, तुम्हारे बिन बुझते जा रहे हैं सांसों के दिए। और ये अंतिम, इस कदर जिंदगी से उदास ना होता, इस कदर जिंदगी से उदास ना होता, ना चुपके चुपके रोता तन्हाई में, दुख सुख से बेखबर होता, दुख सुख से बेखबर होता, न कविता लिखता, न आलोचना सुनता, न दिल लगाता, न सहगल को सुनता, न मेहदी हसन को, न कन्हैया को, न रामचंद्र गुहा को। अगर मैं रोबोट होता, अगर मैं रोबोट होता तो प्रेम न करता। प्रेम किया है कि मनुष्य हूं, प्रेम किया है कि मनुष्य हूं, मनुष्य हूं इसलिए रोता हूं, इसलिए रोता क्या हूं। बात है, रामाता जी, बहुत अब बढ़िया। आपके हवाले। जी, बहुत बहुत आभार आपका। हमने संतोष जी को बहुत मिस किया, आज वे ना आ सके, और आपने बहुत गहन बातें बताई। और आज के रचनाकारों को सुनकर तो ये लगा था कि ये आयोजन कायदे से दिन भर का होना चाहिए, 1.5-2 घंटे कम पड़ते हैं। तो जो बातें हमें सुनने को मिली, गौतम जी से, मोहन बाथम जी से, जो कभी सुनाई नहीं कि आतंकवाद पे भी कविताएं रही हुई, तस्कर तलाशी और एनकाउंटर पे। कंथालिया जी की प्रेम की परिभाषा, और सपना केकरे जी का माँ बेटी, अशोक जी का यात्रा संस्मरण, और अथिला जी का गुरुदेश ने जो सिखाया। ये बहुत ही सुंदर रचनाएं हमें सुनने को मिली। बहुत बहुत आभार आप सभी प्रतिभागियों का, और बहुत बहुत आभार मंडलोई जी का, संतोष जी का। और चूंकि मुझे लगता है अगले माह विश्वरंग भी आएगा नवंबर में, और हम इस साहित्य का विश्वरंग आयोजन को, क्योंकि विश्वरंग साहित्य के, इस विश्वरंग के आयोजन ने प्रवासी साहित्य को एक नया जीवन दिया है। और एक बहुत खुशी की बात बताई इस नवजीवन को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रलोभित करने के लिए, पोषित करने के लिए, कि आप विश्वरंग में जनवरी और फरवरी का जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो अंक निकालने जा रहे हैं, वो प्रवासी साहित्य विशेषांक होगा। ये हम सब प्रवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इस साहित्य का विश्वरंग आयोजन को हम आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे। और इसके साथ ही मैं आशीष जी का और शिवांगी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत सुचारू रूप से सब संचालन किया, तकनीक का और मंच का। तो इसी के साथ हम सब विदा लेते हैं इस मंच से, और फिर मिलेंगे। प्रणाम। धन्यवाद।